अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? आपने सजीव निर्जीव यानी कि लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा है। लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? हाँ, ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस है ना, लिविंग, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं, चारों लाइफ प्रोसेसेस काम में लेते हैं, जबकि नॉन लिविंग में 4 लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते। बहुत बड़ा डिफरेंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मशीन के अंदर जो होता है वो यही होता है कि 4 लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बीइंग्स के अंदर काम में ली जाती है। सभी जो जिसको भी हम बोल रहे हैं कि ये लिविंग है उसके अंदर चारों प्रोसेस हो रही होगी, किसी ना किसी फॉर्म में हो रही होगी, भले ही वो फिर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। ये 4 प्रोसेसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती हैं। कौन कौन सी 4 प्रोसेसेस होती हैं? पहली प्रोसेस हमारी है न्यूट्रिशन। एनवायरमेंट से वो सब्सटेंसेस जिनसे आपको एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर आप एक मशीन समझोगे तो हमारी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? हम अपने अंदर तो बनाते नहीं है, हम बाहर से लेते हैं। प्लांट्स क्या खुद के अंदर बनाते हैं ना? प्लांट्स अपने अंदर बना रहे हैं, पर उनके अंदर भी एक प्रोसेस है वो एनर्जी बनाने के लिए, है ना? तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। हमने मॉलिक्यूल बना लिया या बाहर से अपटेक कर लिया, खा लिया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिएंट। अब उस न्यूट्रिएंट को तोड़ के एनर्जी निकालना, न्यूट्रिएंट हम ग्लूकोज मान लेते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना, क्योंकि न्यूट्रिएंट से डायरेक्ट एनर्जी तो हमें मिल नहीं रही, हमें उसकी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे एनर्जी बाहर निकालते हैं, जिसे हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक जगह से एक मॉलिक्यूल को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। सारी सेल्स को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो न्यूट्रिशन पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। लास्ट हो गया एक्सक्रीशन, कि हमने तोड़ के एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकाली, उस टाइम पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, हमें उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, और ये नेसेसरी प्रोसेसेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या आप सभी को ये बातें समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाना या फिर अपने अंदर अपटेक करना, उसको बाहर से एक्वायर करना, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। हमारे सर्वाइवल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी हैं, इनको बाहर एनवायरनमेंट से लेना या फिर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाना, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आप सभी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कभी ना कभी सुना है, और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम पहले एक बार के लिए अगर हम एनिमल्स की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्या सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ लाइट को एक फूड सोर्स की तरह काम में लेते हैं,
लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। कुछ होते हैं जो केमिकल्स को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, थर्मल वेंट्स के अंदर जो रहते हैं हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे, वो बैक्टीरियाज हो गए, डीप सी में जो रहते हैं, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को अपटेक करते हैं और केमिकली रिएक्शंस के थ्रू अपने अंदर ही एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, कीमोट्रॉफिज्म जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉफिज्म। हम बात कर रहे हैं अभी प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 और वाटर को यूटिलाइज करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन क्या आएगी, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस एक टाइप की प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, एनाबॉलिक। किस किसने मेटाबॉलिज्म वर्ड सुना है? मेटाबॉलिज्म कुछ टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, बेसिकली दो टाइप की प्रोसेसेस होती है जिसके अंदर हम कोई मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं या कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी के अंदर टूटना या नए मॉलिक्यूल्स का बनना, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शंस आती है, एक होता है किसी नए मॉलिक्यूल को बनाना, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। यहां पर नया मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कैटाबॉलिज्म होता है तोड़ना, जो कि हम रेस्पिरेशन में करेंगे। यहां पर हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और एनर्जी को फिर से बाहर निकालेंगे। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया? एनाबॉलिज्म में बना रहे हैं, कैटाबॉलिज्म में तोड़ रहे हैं। बनाना और तोड़ना दोनों जब साथ में हो रहा है उसको बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म। कंप्लीट प्रोसेस तो हम क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। हमें इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आई, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल। अच्छा, आप सभी ने क्लोरोफिल के बारे में सुना ही है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। हम एक लीव की स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक मॉलिक्यूल और रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल और निकल रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज के साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम एक लीफ की स्ट्रक्चर देखें, मैंने एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाई है अभी, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर। इसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कि होती है वैक्स की लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे ये जो पूरी लेयर है ये है मीजोफिल की लेयर। किसकी लेयर है, मीजोफिल की लेयर। इसमें दो टाइप की लेयर होती हैं जो आपके सिलेबस में नाम नहीं दे रखा है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। दो टाइप की लेयर्स होती है, एक होती है पैलिसेड लेयर, एक होती है स्पॉन्जी लेयर। एक होती है पैलिसेड लेयर, दूसरी होती है स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी मीजोफिल और पैलिसेड मीजोफिल। मीजोफिल के दो टाइप्स होते हैं। जो पैलिसेड मीजोफिल होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। ये सारे क्या है, क्लोरोफिल। नीचे जो स्पॉन्जी लेयर है मीजोफिल की, इसके अंदर में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत कम, कंपैरेटिवली कम। इसका रीजन भी हमें क्लियरली समझ में आता है।
कि सनलाइट आती है वो ऊपर से आती है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल नीचे प्रेजेंट होना चाहिए या लीफ के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए? ऊपर। तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या ज्यादा मिलेगा? क्लोरोफिल, इसीलिए पैलिसेड लेयर ऊपर है। क्लोरोफिल के अंदर क्या हो रही है? प्रोसेस, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। प्लांट सेल के अंदर पैलिसेड लेयर की सेल्स, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वाटर को स्प्लिट करवाता है। ये एडवांस है, अपने इतना शायद डिटेल में नहीं है, बट फिर भी कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। स्पॉन्जी लेयर के अंदर क्या हो रहा है? यहां पर से कौन सी गैस बन रही है? ऑक्सीजन। क्या बन रही है? ऑक्सीजन। और नीचे से कौन सी गैस आ रही है? CO2। प्लांट CO2 को अपटेक करते हैं ना, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज बनाने के लिए। इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस में बीच में एक ओपनिंग होती है, एक नहीं मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों साइड पे दो सेल्स होती हैं, जो कि किडनी बीन जैसी होती हैं, जिन्हें कहते हैं गार्ड सेल। ये दोनों मैंने आपको सामने क्या बनाई हुई है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती हैं? स्टोमेटा को ओपन करती हैं या फिर क्लोज कराती है। स्टोमेटा को या तो ओपन कराती है या फिर क्लोज कराती है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? गार्ड सेल्स के। अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या अंदर जाएगा? CO2। और क्या बाहर आएगी? कब? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है और CO2 अंदर जा रही है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्पॉन्जी लेयर का काम क्या है। इसके बीच में बहुत सारा स्पेस है। इस स्पेस का क्या फायदा है कि ये जो CO2 आई, ये इजीली पहुंच पाए पैलिसेड लेयर तक, इसीलिए बीच में स्पेसेस है। बीच में स्पेसेस क्यों है? ताकि ये CO2 इजीली ट्रेवल करती जाए और कहां तक पहुंचे? पैलिसेड लेयर तक। क्लियर? समझ में आया कि इसके बीच में जगह क्यों है? ये इसीलिए है ताकि ऑक्सीजन बाहर निकल सके और CO2 अंदर आ सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्या हो सके? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्लियर? चीज क्लियर हो गई? ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हमारे एक टॉपिक है कि स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। बेसिकली आपने बलून्स देखे हैं, डिफरेंट शेप के बलून्स आते हैं। जब आप उनको फुलाते हो तब वो अपनी शेप होल्ड करते हैं या फिर वो नॉर्मली अपनी शेप में रहते हैं? फुलाने के बाद मान लो इस शेप का आपके पास में बलून है, आप इसको फुलाओगे तब इसी शेप में रहेगा। अगर आप इसको नहीं फुलाओगे तो क्या पिचका हुआ रहेगा? पिचका हुआ रहेगा या फूला हुआ रहेगा? पिचका हुआ रहेगा। पिचका हुआ रहेगा तो ओपनिंग ओपन है, स्टोमेटा ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज्ड है। और जैसे ही ये फूल जाएंगे, अब क्या हुआ? अपनी शेप को होल्ड करेंगे और स्टोमेटा ओपन होंगे। क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे। कब स्टोमेटा ओपन होंगे? जब ये गार्ड सेल्स स्वेल होंगी। क्या होगा? गार्ड सेल्स स्वेल होंगी, अपनी शेप होल्ड करेगी, अपनी शेप को होल्ड करेंगे। अब ये बलून तो है नहीं जिसमें हवा भर देंगे हम, बलून तो नहीं है ना, ये प्लांट की सेल्स हैं और सेल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। अगर मैं इनके अंदर पानी भर दूं, जो कि हम किस प्रोसेस के थ्रू भर सकते हैं? ऑस्मोसिस। क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू अगर इन सेल्स के अंदर पानी आएगा तो ये सेल्स फूल जाएंगी और अपनी शेप को होल्ड करेंगे। इसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी 9th क्लास में, टर्जिडिटी। एक सेल को टर्जिड बोलते हैं ना जब वो अपनी शेप होल्ड करती है फूल के। टर्जिडिटी सुना होगा नाम? नहीं सुना? नहीं सुना तो अभी याद कर लो कि शेप जब कोई सेल जब पानी भर के, प्लांट सेल जब पानी भर के अपनी शेप को होल्ड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्जिडिटी। क्या कहते हैं? टर्जिडिटी।
तो टर्जिडिटी जब इसके अंदर बढ़ जाएगी, ये अपनी शेप को होल्ड करेगी, तब स्टोमेटा ओपन रहेंगे। जब इसके अंदर से पानी बाहर चला जाएगा तब ये स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे। किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे। बेसिकली क्या है, दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, है ना, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है, CO2 चाहिए, ऑक्सीजन बाहर निकालनी है ना। बट कुछ कुछ एरियाज में क्या होता है, सनलाइट बहुत तेज होती है, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा ड्राई है, उससे क्या होगा, वाटर लॉस होगा। क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। और वाटर का लॉस होगा तो प्लांट के लिए अच्छा है या बुरा है? एक तो पहले ही प्लांट ऐसे गर्मी वाले एरिया में, रेगिस्तान के अंदर है ना, उसके ऊपर से सनलाइट आ रही है बहुत जोर से। सारे प्लांट्स में हो रहा है क्या ये? सारे प्लांट्स में नहीं हो रहा है। उसकी सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि प्लांट्स कौन से रीजन का है, कौन सा प्लांट है ना। मैं स्पेसिफिक केसेस बता रहा हूँ कि दिन के अंदर क्या हो रहा है, जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही है ना, गर्म हवा चल रही है, सूखी हवा चल रही है, और प्लांट से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्लांट से वाटर लॉस हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, पानी इस सेल से अंदर रहेगा या बाहर चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। पानी कम है तो ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली श्रिंक होके क्लोज हो जाएंगे। तो वाटर लॉस को हम ऐसे रोक देते हैं प्लांट्स के अंदर कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपने आप ही, जैसे वाटर लॉस हुआ पानी बाहर चला जाएगा, स्टोमेटा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे और फर्दर वाटर लॉस नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? आगे वाटर लॉस को, बहुत ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए इसके लिए स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। जब फिर से पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई नहीं रहेगा, तो फिर से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, सनलाइट अवेलेबल है तो। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्लांट CO2 अपटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? ये चीज क्लियर है? फोटोसिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट आपको क्लियर है? एक CO2 चाहिए, दूसरा पानी चाहिए, तीसरा सनलाइट चाहिए, चौथा क्लोरोफिल चाहिए। इन चारों की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज। कहां बनता है? लीफ में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। इसके सेंटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? मैग्नीशियम। सेंटर मॉलिक्यूल कौन सा होता है इसका? मैग्नीशियम। याद रखना है, मैग्नीशियम। इसकी वजह से इसका कलर क्या आता है? ग्रीन। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। लीफ का कलर ग्रीन है, तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करती है और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करती है? ये तो आपको पता होगा, बचपन में सुना है कि हम कलर क्यों देख पाते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है इसलिए ग्रीन कलर दिखता है हमें। बेटा, जो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी वो हमें दिखेगी कैसे? जैसे अगर मैं एक स्पंज लिया, उस स्पंज के ऊपर मैंने पानी डाला, वो पानी एब्जॉर्ब हो गया, पानी दिखेगा क्या मुझे? नहीं। कौन सी चीज दिखती है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है? तुमने 50 चीजें फेंकी, 49 सामने वाले ने रख ली, एक चीज वापस आई, तुम्हें वापस आता क्या दिखेगा? जो एक चीज वापस आ रही है। तो जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो हमें दिखाई देती है, बाकी सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो प्लांट मेनली ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनका कलर में ग्रीन देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आज? और बाकी सारे कलर्स में भी सेम चीज है। व्हाइट कलर कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लू कलर की अगर किसी ने शर्ट पहनी हुई है तो वो ग्रीन और रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कलर दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि हमारी आंखें वही लाइट देख पाती है जो किसी चीज से टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है। ये चीज समझ में आई आपको? क्लियर है? अब कंफ्यूज नहीं हो गए ना कि प्लांट लीफ ग्रीन क्यों है? मैंने आपको इसका रीजन भी समझा दिया है। अगर कभी एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने एप्लीकेशन बेस्ड कि ऐसा ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, प्लांट लीफ के ऊपर हमने अलग अलग लाइट लगा के रखी हुई है, किस केस में प्लांट सबसे कम ग्रो करेगा? ग्रीन लाइट के केस में प्लांट सबसे कम ग्रो करेगा, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है।
तो ये बेसिक नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी आपके सामने, चैलेंजिंग आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता नहीं होगी तो आपको क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से रिएक्शन को आगे करवा देता है, वाटर को स्प्लिट करेगा, CO2 के अंदर जोड़ देगा। अच्छा, यहाँ मेनली CO2 का क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? CO2 का मेनली क्या हो रहा है? रिडक्शन। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन से ज्यादा क्या जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके, CO2 का रिडक्शन करा के हम उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। CO2 का रिडक्शन करा के हम उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। जब हम ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालेंगे और साथ में CO2 रिलीज होगी, उस टाइम पे हम इसका क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट, फोटोसिंथेसिस में हो रहा है रिडक्शन और रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? आपको मैं एक प्रोसेस के 3 स्टेप्स बेसिकली अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन के ध्यान से समझने का ट्राई करना। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी के थ्रू वो क्या कर रहा है? वाटर को तोड़ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर को तोड़ेगा तो क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक टर्म समझाई थी, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या मैंने आपको समझाया था? लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, किसी चीज को तोड़ना। फोटो यानी कि लाइट की वजह से, फोटोलाइसिस यानी कि लाइट की वजह से किसी चीज को तोड़ना। ये हमने किया था, फोटोलाइसिस हमने किया था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वहां पे मैंने आपको स्लैश करा के फोटोलाइसिस लिखवाया है। ठीक है, तो फोटोलाइसिस का मतलब होता है लाइट की वजह से किसी चीज को तोड़ देना। लाइट लेके वाटर को तोड़ दिया, वाटर को स्प्लिट कर दिया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकंड स्टेप हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन हो गया। थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन। CO2 को रिड्यूस किया, ग्लूकोज बना लिया या कार्बोहाइड्रेट बना लिया। ग्लूकोज को जोड़ के आप और भी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल ग्लूकोज जुड़ के बड़े कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ये क्लियर है? ये हो गया हमारे प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, फिर मैं एनिमल्स का स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हम आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनके लिए होता है जो खुद का खाना खुद से खुद नहीं बनाते, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है मेनली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। होलोजोइक वो होता है जो अपना खाना खुद से खाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। जैसे कि हम हमारा खाना खाते हैं, गाय खाती है, कुत्ता, बकरी, भैंस, जितने भी एनिमल्स आप बाहर देख रहे हो, स्नेक, रैट, ग्रास हॉपर, ये सभी क्या है? होलोजोइक, जो अपना खाना खुद से खा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं कि ये होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जाते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि हमारे फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए। जैसे हमारे, आपने मशरूम सुने ना, मशरूम सबसे बेस्ट एग्जांपल, मशरूम आप समझ सकते हो, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना। उसका सेप्रोफाइटिक क्यों बोल रहे हैं इनको? ये अपने एंजाइम्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, मरे हुए एनिमल के ऊपर डालते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन निकला है, न्यूट्रिएंट्स निकले, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम? सेप्रोफाइटिक। जैसे आपने ब्रेड मोल्ड देखा है, यीस्ट देखा है, मशरूम देखा है, ये सभी सेप्रोफाइटिक का। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है कि दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, उसके अंदर से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, खुद अपना न्यूट्रिशन ढूंढने जाते नहीं है, दूसरे के पास से चुरा लेते हैं। दूसरा खुद न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन कौन चुरा ले रहा है? पैरासाइट। इसे क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल लीच, है ना, लाइस,
जू जू जो हमारे बालों में हो जाती हैं, टिक्स, टेपवर्म, टेपवर्म बोलते ना आंतों में कीड़े हो गए, पेट में कीड़े, तो वो। ठीक है, अब हम एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम जो लेंगे वो लेंगे अमीबा का, दूसरा एग्जांपल जो हम लेंगे वो लेंगे ह्यूमंस का। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, इसका प्रोसेस का स्पेसिफिक नाम पता है आपको? इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सर फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर सॉलिड फूड ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड फूड ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। बेसिकली क्या होता है? अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई फिक्स्ड बॉडी शेप नहीं होती है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या करता है? इसके पास में कोई भी फूड मॉलिक्यूल होगा, इसके पास में एक्चुअल में हाथ है क्या? हाँ, तो ये नकली हाथ निकालता है अंदर से बाहर। इन्हें कहते हैं सूडो। सूडो का मतलब होता है नकली, नॉट क्वाइटली, मतलब कि जो हाथ जैसे लगते हैं बट एक्चुअल में हाथ नहीं है। ऐसे सूडोपोडिया बाहर निकालेगा, धीरे धीरे करके इसको कवर करेगा। लास्ट में ये मेम्ब्रेन जुड़ जाएगी। फूड इनटेक, फूड अंदर आ गया। अपने साइटोप्लाज्म से इसके अंदर एंजाइम्स डालेगा, इसे क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में अपने एंजाइम डालेगा, डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, लास्ट में जो चीज बची उसे बाहर निकाल देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर है? तो हमें न्यूट्रिशन के 5 बेसिक स्टेप्स यहां देखने को मिल रहे हैं जो सभी एनिमल्स फॉलो करेंगे। 5 स्टेप्स कौन से हैं? इंजेशन, यानी फूड को अपने अंदर लेना। नेक्स्ट स्टेप होगा डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना। फिर आएगा एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, एब्जॉर्ब करना, असिमिलेट करना। उसके बाद आएगा बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि इजेशन। क्या आएगा? इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज किया तो क्या? ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, इसे क्या कह रहे हैं? असिमिलेट करना, असिमिलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेशन। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं इसे हम इजेशन कहते हैं, इसे हम एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। याद रखना, न्यूट्रिशन के वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने को हम इजेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। क्लियर है? रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अमीबा में आपको ये समझ आया न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है? तो प्रॉब्लम है इसमें, अगर सॉलिड की जगह लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट हम कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अच्छा एक टर्म और मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली पहले चलो ह्यूमंस का करते हैं, फिर मैं आपको छोटी सी चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स होलोजोइक होते हैं, खाना अपना चबा के खाते हैं। एक ट्यूब होती है, सिंगल ट्यूब होती है जो माउथ से लेकर एनस तक जाती है। माउथ से लेकर एनस तक जाती है, जिसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। जिसका नाम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। कहां से शुरू होती है? माउथ से। कहां तक जाती है? एनस तक। जहां से फूड इनटेक किया जा रहा है उस ओपनिंग को कह रहे हैं माउथ, जहां से इजेक्ट किया जा रहा है उसे हम कह रहे हैं एनस। 2 ओपनिंग्स है, एक सिंगल ट्यूब है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा एक कंपोनेंट और होता है, उसे कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? असेसरी
ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के डालते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एंजाइम चाहिए ना, खाना पचाने के लिए एंजाइम चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए फूड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं, फिर हम असेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। ओपनिंग होती है माउथ, माउथ की ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं लिप्स, लिप्स के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ, जो फूड को कट करने च्यू करने में हेल्प करते हैं, है ना। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप के हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं, खाने को काटने के, चबाने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे माउथ की कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी के पीछे क्या होता है, अच्छा टंग हमने छोड़ दिया, टंग, टंग भी होती है जो फूड में सलाइवा को मिक्स करने में काम आती है। फिर आती है फेरिंक्स, क्या आता है, फेरिंक्स, है ना। फेरिंक्स के नीचे आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस कहां जाके ओपन होती है, हमारे स्टमक में। इसोफेगस जाके ओपन होती है स्टमक में। आपको रफ डायग्राम बना के समझाता हूं। कुछ ऐसी हमारे एलिमेंट्री कैनाल की डिजाइन होती है। क्या होता है, सबसे पहले माउथ की ओपनिंग है, नेजल, नेजल कैविटी, बकल कैविटी, नेजल कैविटी नोज वाली, बकल कैविटी माउथ वाली। पीछे आ गया फेरिंग्स, दोनों की ओपनिंग्स आगे जाके जुड़ रही है। फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे आती है इसोफेगस, इसोफेगस के नीचे आता है स्टमक। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर फूड आके स्टोर करता है। स्टमक के नीचे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाता है, जाता जाता जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के बाद इनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको समझने वाली बातें कहां आती कि इन सब ऑर्गन्स में हो क्या रहा है बेसिकली। बगल कैविटी में फूड को हम चबा रहे हैं, उसमें सलाइवा को मिक्स कर रहे हैं, इसोफेगस के थ्रू होता हुआ फूड जा रहा है हमारे स्टमक में, स्टमक में फूड का डाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहां हो जाता है, माउथ में। फूड का, अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि फूड का डाइजेशन कहां स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ में, क्योंकि माउथ में ही सलाइवा मिक्स हो जाती है उसमें। ठीक है, तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक में आगे आगे जाके कंटिन्यू होगा। स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं HCl, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में। ये क्या करता है, ये फूड के साथ में जो बैक्टीरिया गए हैं उनको मारने का एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। साथ में एक एंजाइम जो होता है स्टमक के अंदर जिसे कहते हैं पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। कौन कर रहा है, HCl, पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को। यहां पर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस की लेयर, म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, किससे, HCl से। कोरोसिव है, हमारे स्टमक को भी जला सकता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है, म्यूकस। इसके बाद में ये जो डाइजेस्ट होने के बाद में जितनी भी देर यहां पर फूड रहा और मिक्स हुआ अच्छे से, उसके बाद में ये आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो हमारे यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं लिवर, और यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाज। तो लिवर के सिक्रीशन और पेनक्रियाज के सिक्रीशन दोनों यहाँ पे इसके साथ में आते हैं, दोनों यहाँ पे साथ में आते हैं। लिवर के अंदर एक बॉल जैसे ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, और लिवर में से एक सिक्रीशन निकलता है जिसे कहते हैं बाइल जूस।
बाइल जूस निकलता है, स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, और ये जाके कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस जो हमारा रहता है वो होता है बेसिक। कैसा होता है? HCl हमारा कैसा था? दो अपोजिट चीजों को मिलाते हैं तो न्यूट्रल चीज मिलती है, नहीं मिलती है? एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। एसिड भी अपनी प्रॉपर्टीज कम करता है, बेस भी अपनी प्रॉपर्टीज कम करता है। प्लस, जैसे कि अगर आप -10 और +8 को जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा? माइनस। इसकी भी स्ट्रेंथ कम हो गई, इसकी भी स्ट्रेंथ कम हो गई। ओवरऑल स्ट्रेंथ किसकी आएगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। एसिड और बेस दोनों को मिक्स किया गया तो रिजल्ट जो हमारे पास में आता है वो स्लाइटली एल्कलाइन आता है। क्या आता है? स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि बेसिक, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो बाइल जूस का मेन काम क्या हो गया? पहले तो जो स्टमक से फूड आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है क्योंकि उसमें एसिड मिला हुआ है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना और फूड को थोड़ा सा एल्कलाइन कर देना। क्या कर देना? यानी कि बेसिक कर देना। यहां तक की बात क्लियर हो गई? उसके बाद में पेनक्रियाज से कुछ सिक्रीशंस आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। उसमें आते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना? क्या आते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज भी आ जाता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन को तोड़ना। जो पेप्सिन का था वैसे ही काम किसका है? ट्रिप्सिन का। और लाइपेज का काम होता है लिपिड को तोड़ना। किसको? लिपिड या फैट्स को तोड़ना। लिपिड्स को या फिर फैट्स को तोड़ना कौन करता है? लाइपेज। तो ये लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए एनवायरमेंट थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। ट्रिप्सिन भी बेसिक एनवायरमेंट में काम करता है बेसिकली, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। लाइपेज और जो हमारा क्या है? ट्रिप्सिन। बाइल जूस की वजह से लिपिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स, तो छोटे छोटे फैट के बारीक बारीक बूंदों में फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। फैट जो होता है फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाता है, जिसको लाइपेज आके तोड़ते हैं। समझ आया? फैट, हमने ऑयल जो खाया था, फैट जो खाई थी, वो फैट था, उसकी छोटी 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 गोलियां बना दी गई बेसिक मीडियम में। उसके बाद उसको तोड़ा किसने? लाइपेज ने। और एब्जॉर्ब कहां कर दिया गया उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे किया गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। विलाय का काम क्या होता है? विलाय का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या करना? सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर आपके पास में ये बुक है, अगर मैं इस बुक को पानी में डिप करता हूं, चारों तरफ से ओपनिंग कोई नहीं है, सिर्फ मैं इसको सीधा पानी में डिप किया, तो क्या ये पूरी अंदर तक गीली हो जाएगी? क्या नहीं होगी। चारों तरफ से सील्ड है, मैंने पानी के अंदर डिप किया, सिर्फ ये सरफेसेस ओपन है, क्या पूरी बुक गीली हो जाएगी अंदर तक? मैं यहां से ओपन करता हूं और इसको ऐसे करके पानी में डिप कर देता हूं, क्या पूरी बुक गीली हो जाएगी? फर्क क्या पड़ा? पहले सरफेस एरिया हम सिर्फ यहाँ का और यहाँ का काउंट कर रहे थे, अब हर एक पेज का सरफेस एरिया काउंट होगा। हर एक पेज का सरफेस एरिया काउंट होगा। ओपन सरफेस एरिया जो टच कर रहा है वो बढ़ गया, जो टच करने का सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई, अमाउंट जो एब्जॉर्ब कर पा रहे थे वो बढ़ गया। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाय है, इनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके बाद में फूड जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां से आके इकट्ठा होते हैं रेक्टम में और एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, बेसिकली एक्सेस ऑफ वाटर को इंक्रीज किया जाता है। रेक्टम में फूड कब तक स्टोर रहता है? जब तक कि एक्सक्रीट कर प्रॉपर इकट्ठा नहीं हो जाए, ताकि एक बार में इजेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, फूड का जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रम यानी एक के बाद एक ऑर्डर में, और अनुकुंचन यानी कि क्या बोलेंगे, स्क्वीज करना एक तरीके से। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वो फूड एक पॉकेट में लॉक हो जाता है। जैसे कि फूड पार्टिकल आया हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी ईसोफेगस थी, बीच में फूड है, यहाँ की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यहाँ की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। धीरे धीरे ये फूड नीचे जाता जाएगा। अब ये मसल रिलैक्स कर लेगी, इसके नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, फूड और नीचे आ जाएगा। अब नीचे वाली यहां पर से कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से लॉक्ड है फूड, ऊपर से भी लॉक्ड है, और अगर आप उल्टा लटक के भी कुछ खाते हैं तो आपके पेट में ही पहुंचता है, वो बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि फूड दोनों तरफ से लॉक्ड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आया? इस मूवमेंट का नाम आपको याद रखना है, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टैल्टिक। कैसे हो रहा है वो याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट मूवमेंट का नाम आपको याद रखना है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर हो गई है? मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बताया था। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं? एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? एमाइलेज। प्रोटीन को कौन कर रहा है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, लिपिड को कौन कर रहा है? लाइपेज। लिपिड को कर रहा है लाइपेज। 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए। क्लियर? समझ, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? कहां से आ रहे हैं? सलाइवा आ रही है हमारी सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, जो पेप्सिन आ रहा है वो हमारे आ रहे हैं स्टमक की वॉल से, स्टमक की वॉल से, जिन्हें बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारे ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, और एक बार और एमाइलेज आ रहा है, वो कहां से आ रहे हैं? पेनक्रियास से। कहां से आ रहे हैं? पेनक्रियास से। बस हो गया आपका काम। 5 स्टेप्स में आपको समझा चुका हूं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। ये आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? ठीक है, चलो फिर आज के लिए